जैसा कि आप जानते हो संडे को अभी आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ। उस आरओ एआरओ के एग्जाम में सारे प्रश्न वही आए हिंदी वाले जो मैंने कराए हैं आपको। यहाँ पर ज्यादातर विद्यार्थियों को 60 में 60 प्रश्न सही हैं आपके हिंदी के, कुछ विद्यार्थियों का 58 सही है, कुछ विद्यार्थियों 59 सही है। आज मैं पहली बार आपके लिए हिंदी का एक विशेष सेशन लेकर आया हूं। 2 ही क्लास कराऊंगा आपको और मैं बताऊंगा आपको हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आरओ एआरओ को देख करके सब बच्चे उछल रहे हैं कि आपने सर इतना अच्छा करा दिया हिंदी वाला पार्ट। अगर आप पढ़े मुझसे, क्योंकि ज्यादा पार्ट में ऑनलाइन दे नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आपका हिंदी वाला पेपर बिल्कुल एज इट इज इसी अंदाज में आएगा जो मैं आपको आज करा रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज के सेशन में हिंदी फर्स्ट में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे प्रश्नों पर जहां से प्रश्न बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्मेट में बनेंगे आपके। इसलिए पूरे आज की इस क्लास को आप लोग इसी अंदाज में आप लोग फॉलो करेंगे और आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, मैं यही बात करूंगा आप लोगों से। ये आपके टॉपिक हमारा हिंदी का रहेगा आज आपके, और ये पहली क्लास यहां चल रही है। इसके बाद मैं आपको एक क्लास और कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। ये मॉक टेस्ट पहला हमारा बना हुआ है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है निम्नलिखित में से ये रहा तद्भव शब्द है। ये रहा कौन सा शब्द है जो तद्भव है, यहां पर पूछ रहा है कौन सा तद्भव है आपके। जैसा कि आप जानते हो, आपके मन में विचार आ रहा होगा सर जीएस वाला पार्ट पढ़ाते हैं, जीके वाला पार्ट पढ़ाते हैं, हिंदी वाले पार्ट में, क्योंकि हिंदी भी मैं मेरा बहुत स्पेशल तरीके से मैं कुछ चीजें कराता हूं जहां से कई सारे प्रश्न लगातार एग्जाम में हुबहू वही बनते हैं आपके जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में कराए हैं। अब मैं पहली बार आपको ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूं, तो इस पेपर को बिल्कुल आप रट कर जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल इसी अंदाज में हुबहू पेपर आपका बनने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में तद्भव शब्द पूछ रहा है आपके। क्या वो तद्भव शब्द हमारा यहां ये अचरज है, क्या अंधकार है, अंगरक्षक है या आशा है। जैसा कि आप जानते हो तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, ये तत्सम से बिगड़े हुए शब्द होते हैं। तत्सम क्या होता है, भाषा का शुद्ध रूप होता है जो सीधा संस्कृत से आया है, और जो तद्भव वर्ड होते हैं वो तत्सम से बिगड़े हुए शब्द होते हैं आपके। तो तद्भव का मतलब ही होता है, यहां मैंने पीछे बताया है, तद माने उससे और भव माने होना, उससे होना। तद माने उससे, तद माने उससे, भव माने होना, उससे होना, किससे होना, तत्सम से होना, यानी ये बिगड़ा हुआ रूप है तत्सम का। तो कह रहा कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण है यहां पर, तो इसका सही उत्तर है आपके जो अचरज है ये वाला, ये आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि अंधकार तत्सम शब्द है, जो अंगरक्षक है ये तत्सम शब्द है, और जो आशा है ये आपके तत्सम शब्द है, यानी कि भाषा का शुद्ध रूप है। तत्सम का मतलब होता है तत्सम, तत् माने उसके और सम माने समान, यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। संस्कृत नहीं है पर संस्कृत के समान है। ये तद्भव उससे, भव माने होना, उससे होना, किससे होना, तत्सम से होना। तो तत्सम के बिगड़े रूप क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और तद्भव या क्या है, अचरज है। और शुद्ध क्या होगा, अगर तत्सम आ जाए इसी का तो क्या होगा, इसका आश्चर्य हो जाएगा। अगर ये आ जाए आपके क्या इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा आपका आश्चर्य, यानी शुद्ध रूप है आश्चर्य वाला पार्ट आपके। तो अचरज कहते किस बात का आश्चर्य हो रहा है, किस बात का आश्चर्य हो रहा है आपको, और ये सारे तत्सम वर्ड है यहां से। इस सीरीज में हमारा दूसरा प्रश्न है शीत का विलोम है। शीत का विलोम क्या होगा, विलोम होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द वाला पूछ रहा है क्या ठंड है, क्या गीत है, कृष्ण है या उष्ण है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल मेरे साथ साथ बना दे जाएंगे, बहुत आसान है। शीत का उल्टा उष्ण है, ये रहा। शीत का उल्टा क्या होगा, उष्ण होता है, यानी जहां पर आपके ठंडक होगी तो वहां शुष्कता होगी, ड्राइनेस होगी। तो शीत माने कोल्ड और उष्ण माने आपके वार्म, यानी कि गर्म। इसका उल्टा हो जाएगा। इस क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है कर का अर्थ नहीं होता, यानी वो कह रहा है जो कर वर्ड है इनमें से कौन सा नहीं है, क्या सूर्य है, क्या हाथ है, क्या किरण है या टैक्स है। यानी ये बिल्कुल आपके पर्यायवाची वर्ड है आपके। कर का कह रहा है कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर माने हाथ होता है, बिल्कुल सही है। कर माने किरण होता है, बिल्कुल सही है। कर माने टैक्स भी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कर माने सूर्य नहीं होता है, ये वाला यहां पर एक गलत है आपके। कर माने हाथ होता है, कर माने किरण होता है, कर माने टैक्स होता है, लेकिन कर माने सूर्य नहीं होता है। इसको आप यहां देखेंगे इस क्रम में। इस क्रम में हमारा जो अगला पार्ट है यह जो कठिनाई से मिलता है। क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता है। क्या होता है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताना आपको यहां पर। क्या वो दुर्गम है, क्या वो दुर्लभ है, क्या वो अगम है, क्या वो सुलभ है। तो आपको देखते ही आंसर आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है ये, हिंदी वाला पार्ट है, बहुत तेजी से बनाएंगे आपके।
तो कठिनाई का उल्टा क्या होगा? दुर्लभ। क्या होगा? उल्टा दुर्लभ होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, पहली बार आपसे हिंदी को लेकर मिल रहा हूं आपसे। इससे पहले जीएस जीके स्पेशल वाली क्लास में मिला हूं, इसमें मेरा बहुत स्पेशलाइजेशन है हिंदी वाले पार्ट में। आगे आने वाले पेपरों के लिए, विशेष तौर पर पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए हिंदी का स्पेशल बैच चालू करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपके। इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जहां पर सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहा है। जीएस जीके के साथ साथ हिंदी भी मिलेगी यहाँ पर। यहीं पर आपको मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट भी मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंचे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी के आ रहे हैं, तो मैंने पीछे भी कहा है हिंदी वाला सरल पार्ट है, यहां से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अभी जो बच्चे हमारे आरओ एआरओ का एग्जाम देकर आए हैं, कितने सारे बच्चे हैं ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं हमारे पास लगातार, उनके 60 में से 60 क्वेश्चन सही हैं। कितने बच्चों को 59 सही हैं, कितने बच्चों को 58 सही हैं, कई बच्चे 55 वाले भी हैं। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी हमारे 60 में 60 वाले हैं, एक भी प्रश्न का हिंदी में गलत नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदी पर लगातार बने रहेंगे। आगे आने वाले जो बैच पेपर होंगे, इसमें फिलहाल मैं आपको 2 क्लास कराऊंगा, जो पेपर बताने के लिए है कि इस प्रकार का प्रश्न पेपर बनेगा, और बिल्कुल रट करके इसी तरीके से कि कौन सा तत्सम कितने आएंगे, तद्भव कितने आएंगे, पर्यायवाची कितने आएंगे, विलोम कितने आएंगे, मुहावरे कितने आएंगे, या अलंकार कितने आएंगे, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। संधि किस प्रकार से पूछी जाएगी, ये एक प्रकार फॉर्मेशन है, इसलिए इसको बिल्कुल घोटकर पी जाएंगे आप यहां से। इस क्रम में हमारा अगला जो हिंदी का प्रश्न है वो ये है, ये 5वां प्रश्न है सीरीज का। अनिल अनल, ये वाला, इन्हें कहते हैं हम लोग आपके समोच्चारित। क्या कहते हैं? समोच्चारित वर्ड, ये वाला समोच्चारित। इसका मतलब ये होता है समान रूप से उच्चारित होने वाले शब्द, जैसे प्रसाद, प्रासाद, अनिल, अनल, एक जैसे उच्चारण वाले आपके, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो वो कह रहा है ये जो अनिल अनल है, चूंकि आप जानते हैं अनिल मान क्या होता है, अनिल माने वायु होता है, और अनल मान क्या होता है, अग्नि होता है। तो सीधा सामान्य सा क्वेश्चन है, एक सही उत्तर क्या है आपके? ए है, यानी कि अनिल का मतलब ही होता है वायु, और अनल माने होता है अग्नि या आग। तो आप जो देखने में लग रहा है ऐसे प्रसाद या प्रासाद, प्रसाद माने भोग और प्रासाद माने महल, प्रसाद माने भोग और प्रासाद माने महल। जो समोच्चारण माने होता है समान उच्चारण वाले शब्द। आगे जब क्लास में मिलूंगा आपसे तो विस्तार से ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। अली और अली, अली माने भौरा भी होता है और अली माने सखी होता है, इस पर चर्चा करेंगे ऐसे वर्णों पर। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। ये पराजय में कौन सा उपसर्ग है? आप जानते हैं कौन उपसर्ग माने जो पहले लग जाता है, किसी वर्ड के पहले लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं आपके। क्या प है, क्या पर है, क्या परा है, क्या ज है? तो परा, परा को लगा दीजिए जय में, तो क्या बन जाएगा? पराजय। उपसर्ग माने पहले लगता है उसे कहते हैं हम लोग उपसर्ग। जैसे हमने कह दिया आपके यहाँ पर, अगर मेरे पास वर्ड हार है, ये हार वर्ड है, लेकिन इसी हार में मैं अगर सम लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके संहार। क्या बन जाएगा? ये संहार बन जाएगा। अगर इसी में लगा दूं, आ लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? ये आहार बन जाएगा। यहीं से ये आहार बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। खाली हार में लगा देने से, अगर मैं वी लगा दूं, यहां पर केवल वी लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? ये विहार बन जाएगा आपके यहां से। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। है कौन सा वर्ड? हार। हार माने माला भी होती है और हार माने पराजय भी होती है, लेकिन एक नया उपसर्ग, अगर मैंने उपसर्ग लगा दिया तो उससे नया वर्ड बन जाएगा। सम लगा देंगे तो संहार हो जाएगा, वी लगा देंगे तो विहार हो जाएगा, अगर आ लगा देंगे तो आहार हो जाएगा। ऐसे सारे ये उपसर्ग इसमें परा उपसर्ग है, पराजय में। ऐसा हमारा अगला प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय, प्रत्यय होता है जो पीछे लगाया जाता है। प्रत्यय माने किसी शब्दांश के एंड में लगा दिया जाए तो एक नया वर्ड आ जाता है। क्या वो अट है, क्या वट है, क्या अवट है, क्या आवट है? लिखावट, लिखावट यानी आवट लगा दीजिए आप जो है, तो क्या बन जाएगा? लिखना हमारी मूल धातु है। क्वेश्चन आया है मूल धातु क्या होती है, मूल धातु का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को मूल धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को मूल धातु कहते हैं। और दो तरह के प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होता है और कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनमें मैं विस्तार चर्चा करूंगा। तो यहां पर लिखना एक क्रिया होती है, लिखना में हमने आवट लगा दिया, क्या बन गया? लिखावट बन गया। इसलिए इसका उत्तर डी सही है आपका, ये वाला। इस तरह हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव में संधि विच्छेद है। तो आप देखते रहिए महोत्सव में कौन संधि होगी, ये विच्छेद पूछ रहा आपसे यहां से। क्या महोप्लद उत्सव है, महाप्लद उत्सव है, महीप्लद उत्सव है, या महाप्लद उत्सव है? तो इसका बिल्कुल सही एग्जैक्ट उत्तर है आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, महाप्लद उत्सव है महोत्सव। प्रश्न ये उठता है कि महाप्लद उत्सव मतलब होता है या आ का मेल जब हमारा ऊ से होगा
तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमने क्या किया, महा का आ ले लिया, ये रहा, महा का हमने बड़ा आ ले लिया और उत्सव का हमने ऊ ले लिया यहां से, तो क्या बन जाएगा, ये महोत्सव बन जाएगा। प्रश्न ये है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसके अंदर कौन संधि है, गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वर संधि का ही एक प्रकार है। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, हमारे यहाँ वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, और हमारे यहाँ आपके अयादि संधि होती है आपके। यानी ये हमारे यहाँ स्वर संधि के भेद हैं 5। उसके बाद व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। इन पर मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। फिलहाल आप समझिए इसको, महोत्सव, महाप्लवोत्सव बराबर महोत्सव होता है जहां ए और ओ की ध्वनि होती है, वो गुण संधि होती है हमेशा आपके। इन पर चर्चा में विस्तार से शॉर्ट में आपको आगे अगले क्लास के लिए बताऊंगा। फिलहाल इसको याद कर लेंगे। यहां से जो मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, मैंने है, घर है, जाना है या था है। बहुत आसान है, मैंने घर जाना है, तो यहां अशुद्ध क्या है, ये मैंने, क्योंकि हम लोग लिखेंगे मैंने मतलब मुझे घर जाना, शुद्ध करना हो तो यहां पर मुझे घर जाना है। ऐसे हमारे वाक्य आएंगे जो अशुद्ध अंश को दूर करने के लिए आएगा। तो क्या गलत है, मैंने घर जाना नहीं, शुद्ध होगा मुझे घर जाना है आपके। तो क्या उत्तर का सही है, यहां पर ए सही उत्तर आपके। इस प्रकार का एक आपका वाक्य आएगा पेपर में। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या द्विगु समास है, तत्पुरुष है या अव्यय भाव है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष। कौन सा है, ये तत्पुरुष समास है, यानी कि देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति, यानी क्या आ जाएगा, के लिए, क्या आ जाएगा यहां पर, के लिए आ गया, देश के लिए भक्ति आ गया। तो कौन समास है, तत्पुरुष समास है। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे आपके। फिलहाल रटिए यहां पर आपके कि तत्पुरुष समास क्या होता है। द्वंद्व बता चुका हूं मैं आपके, 2 गौरी शंकर है, द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा आपके। तो ऐसे में चर्चा कर चुका हूं आपसे मैं। तो देशभक्ति में क्या है, देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक पढ़ी जाती, यहां पर आपके इनमें कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती में, यहां पर कृतवाच्य है, ये कर्तवाच्य है, यहां पर कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या क्रियावाच्य है। ये पूछ रहा है, क्या ये कर्तवाच्य है, यहां पर ये रहा, ऐसे करना है इसको। यहां से मैं पुनः ले देता हूं इसको थोड़ा सा, यहां पर ये रहा, ये रहा कर्तवाच्य। क्या ये कर्तवाच्य है, ये रहा, क्या कर्तवाच्य है आपके, या आपका ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्या ये रहा, पुस्तक पढ़ी जाती मतलब पुस्तक को पढ़ा जाता है, पुस्तक को, ये रहा, पुस्तक को पढ़ा जाता है, पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा जाता है, ऐसे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। वाच्य शब्द आता है, भाववाच्य भी होता है, कर्तवाच्य भी होता है, पर इसका तो सही क्या है, कर्मवाच्य, जो बच्चों को मैं पीछे ऑफलाइन में यहाँ करा चुका हूं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ऑनलाइन पर आपको नहीं कराया है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऑनलाइन पर भी हिंदी आपको एक स्पेशल क्लास में जरूर करवाऊंगा आपके यहाँ से। अगला पार्ट है, इनमें से कौन सा एक अव्यय वर्ड है, प्राचीन, मोटा, गरीब या और। तो पीछे बता चुका हूं आपके, इसका सही उत्तर तो आपका और होगा। तो मैंने बताया है अव्यय किसे कहते हैं, यानी वे शब्द, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय जिन पर ये रहा लिंग, वचन और कारक और काल का प्रभाव ना पड़े। ये वाले लिंग, जेंडर, नंबर, केस एंड आपका टाइम, इनका प्रभाव ना पड़े। लिंग, वचन, कारक का जिन पर प्रभाव ना पड़े वो कारक शब्द कहलाते हैं। तो और पर ना लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का, ना कारक का, इसलिए ये आपके कारक यानी अव्यय है। अव्यय वर्ड उन्हें कहते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव, लिंग, वचन और कारक का प्रभाव ना पड़े, वे अव्यय कहलाते हैं आपके। तो इसका सही उत्तर आपके और है यहां से। इस क्रम में आप आगे देखेंगे आपके हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बहुत आसान है। ये तो पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं आपके, ये विस्मय बोधक शब्द है, ये वाला, ये फुल स्टॉप है आपके, ये पूर्ण विराम है। सही उत्तर क्या है, ये वाला, ये पूर्ण विराम का सिंबल है, हम ऐसे कर देते हैं आपके। और ये प्रश्नवाचक है, ये वाला प्रश्नवाचक। तो सही उत्तर क्या है, सी हो जाएगा। ये विस्मयादि बोधक है, फुल स्टॉप बना हुआ है, ये आपका प्रश्नवाचक है। और ये कौन सा है आपके, ये आपका पूर्ण विराम है, जो पूरी तरह से किसी भी एक वाक्य को लिखने के बाद में हम खड़ी पाई कर देते हैं आपके, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है यहाँ पर आपके। इस क्रम में हमारा अगला है, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, दूध का धुला होना, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। पापा नहीं है, पाप है, इसको सही कर लेंगे यहां से, ये पाप करना है, यहां से पाप करना। तो दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। हम लोग कहते भी हैं कि तू कहीं भी दूध का धुला हुआ नहीं है, आम बोलचाल में कहते हैं तू कहुना, ब्रजभाषा में कहूं मैं अगर इसको, तो लोग कहते हैं तू कहुना
दूध को धुलो भयो, तू कहूं ना दूध को धुलो भयो, आपके अब ऐसा बोलना हो तो तुम दूध के धुले हुए नहीं हो, ऐसे कहते हैं। अगर दूध का धुला हुआ है तो क्या है, वो निर्दोष है। तो निर्दोष होना मतलब दूध का धुला होना। बिल्कुल रट कर जाएंगे। एक प्रश्न आपके एग्जाम मुहावरे और लोकोक्ति से आएगा, इसलिए मैंने यहां समझाने के लिए आपको ऐसा एक प्रश्न रखा है यहां पर। इस क्रम में अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोकोक्ति हमारे पास आपके, इसका सही अर्थ क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है आपके शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनमें दम होती है, जिनमें शक्ति होती है, भैंस उसी की। यानी जो शक्ति संपन्न लोग होते हैं वो येन केन प्रकार वो अपना काम बना ही लेते हैं आपके। तो शक्ति संपन्नों के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं, इसका सही अर्थ होगा यहाँ पर। इस तरह में हमारा अगला जो प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का क्या हमारा क्रोध है, क्या भय है, क्या विस्मय है, या उत्साह है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है, इसका सही उत्तर होगा आपके उत्साह। क्या होगा? उत्साह इसका सही उत्तर है आपके। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसे आप याद करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यानी उत्साह इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इन रसों को याद कर लेंगे, 9 रसों को याद करेंगे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने अपने प्रिय विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों ऑफलाइन में बड़े विस्तार से पढ़ाया है, यहां थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। दोहा पूछ रहा है आपसे, चौपाई से आएगा, दोहा से आएगा, सोरठा से आएगा, रौला से आएगा, छप्पे से आएगा, उलाला, उलाला कहते हैं कई बार आपके, उलाला है आपके, हरगीत का है, गीत का है, वहां से प्रश्न आते हैं मात्राओं से। क्या 11 मात्रा होती हैं, क्या 12 मात्रा होती हैं? कौन से पूछ रहा है? प्रथम चरण में पूछ रहा है। क्या 13 मात्रा होती है, 14 होती है? तो सही उत्तर क्या है इसका? 13 मात्रा होती है। क्या होती है? 13 मात्रा होती है। जब भी कोई दोहा होगा, यहां देख लेंगे, जब भी कोई दोहा होगा तो उसके प्रथम इंपॉर्टेंट और उसके तृतीय, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम और तृतीय चरण में, इन दोनों चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्रा होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। लेकिन यहीं पर जो इसका द्वितीय, ये रहा जो द्वितीय चरण है इसका, जो द्वितीय चरण है इसका आपके यहां से, ये रहा, यहां पर इसका जो द्वितीय चरण आएगा आपके यहां से, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, यहां से जो इसका द्वितीय चरण है, ये वाला द्वितीय चरण है, ये वाला द्वितीय, और जो चतुर्थ है ये वाला, यहां कितनी मात्रा होंगी? यहां पर होंगी 11, यानी इनमें 11 मात्रा होंगी। अगर दूसरा और तीसरा आएगा तो 13 मात्रा होंगी, और पहला और तृतीय होगा तो पहला और तीसरा वाला, और दूसरा चौथा होगा तो 11 मात्रा होंगी। और यही कर लेंगे इंपॉर्टेंट बात, दोहा, ये रहा, दोहा का बिल्कुल उल्टा, ये रहा, दोहा का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? सोरठा होता है। इसको रट लेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर में आएगा दोहा का उल्टा क्या होता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। रट कर जाएंगे, पहले दोहा रटिए, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसको याद करके जाएंगे आप यहां से। ऐसे प्रश्न हमारे छंद वाले पाठ से आ सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्दालंकार है? कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। पहले आपको जानना है, 2 अलंकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार। कौन सा होता है? एक होता है शब्दालंकार होता है, एक तो ये होता है शब्दालंकार होता है, और एक होता है हमारे पास अर्थालंकार। ये 2 अलंकार होते हैं आपके, इनके बारे में बताऊंगा आपके कैसे होते हैं अलंकार आपके यहां से ये वाले। तो वो कह रहा है क्या उपमा है, क्या रूपक है, उत्प्रेक्षाया छाया, यमक है। बहुत आसान है आपके, ये यमक अलंकार है। कौन सा है? ये यमक अलंकार है, यहां से यमक अलंकार है ये वाला। क्या उपमा? इसका सही उत्तर यही है, यमक अलंकार। यानी कि जो आपका जो शब्दालंकार है वो यमक अलंकार का उदाहरण है। तो आपके मन में आ रहा होगा ये फिर अलंकार कौन से तीनों? तो ये तीनों अलंकार आपके कौन से? ये अर्थालंकार। कौन से? ये आपके अर्थालंकार है। कौन से? ये अर्थालंकार है, तीनों को तीनों आपके यहां से। और आपके मन में आएगा अगर शब्दालंकार आएगा तो अगर और कोई विकल्प में आ गया तो हम क्या मारेंगे? तो आप यहां मारोगे जो आपका अनुप्रास है। कौन सा? जो अनुप्रास अलंकार है, ये वाला अनुप्रास। जो आपका यमक अलंकार है, कौन सा? ये यमक अलंकार है, ये वाला यमक अलंकार है। इसके अलावा आपका जो पार्ट है कौन सा? इसके अलावा जो पार्ट है आपके बहुत महत्वपूर्ण, यहां से
ये वाला श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है ये वाला। ये सारे तीनों के तीनों अलंकार कैसे हैं आपके? ये तीनों अलंकार आपके आने वाले, यानी अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है, यमक अलंकार शब्दालंकार है, श्लेष अलंकार शब्दालंकार है। ये तीनों आपके शब्दालंकार के उदाहरण हैं। लेकिन अर्थालंकार आएगा तो कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या पूछ रहा है? शब्दालंकार पूछ रहा है। तो क्या सही उत्तर हो गया? डी सही उत्तर हो गया आपके। इनको रट के जाएंगे। ये कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अनुप्रास और आपके यमक और श्लेष। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अय्यास कर सकते हैं यहां से, ऐसे अय्यास लोग जो होते हैं ऐसे अय्यास ऐसे कर सकते हैं। अय्यास लोग जो होते हैं आपके यहां से, अय्यास लोग जो होते हैं ऐसे, ये आ से अनुप्रास बना देंगे, या से यमक कर लेंगे समझने के लिए, सा से श्लेष कर लेंगे, और सा से क्या कर लेंगे? शब्दालंकार। एंड वाले अक्षर से कर लेंगे शब्दालंकार होता है, यानी अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्दालंकार के उदाहरण है। समझने के लिए करना है, ये कोई ऐसा कोड नहीं है, समझना आपके। और बाकी जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं आपके यहां से, 3 दिन याद कर लो। बाकी आपके शब्दालंकार में और भी होते हैं, अर्थालंकार में इनके अलावा और भी होते हैं। फिलहाल 3 दिन याद कर लो, एग्जाम का समय है, एग्जाम सर पे बैठा हुआ है, 3 दिन याद कर लो। ये शब्दालंकार के उदाहरण है अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में कर लेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनको याद करके जाएंगे यहां से आपको, क्योंकि अभी एग्जाम वाले टाइम में अभी विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, इसमें शॉर्ट में पढ़ने वाला समय ये। इनमें से तालव्य व्यंजन, तालु वाला जो तालव की ध्वनि आ रही है, वो व्यंजन हमारा कौन सा है? वो व्यंजन हमारा कौन सा है? क्या ट है, प है, श है या क है? तो आपको जानना चाहिए हमारे यहां पर कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं, व्यंजन ध्वनियां आपके, जो हमारे कंठ से बोली जाती हैं, तालु से बोली जाती हैं, मूर्धा से बोली जाती हैं। इसके अलावा आपके ओष्ठ से बोली जाती हैं और दंत से बोली जाती हैं। वो पूछ रहा है, तालु पूछ रहा है कौन सा है? तो सही उत्तर इसका सा है। कौन सा है? श है। हमारे च ऐसे कर रहे हैं, च, छ, ज, झ और ये वाला और श। ये 5 ऐसे 6 ऐसे वर्ड हैं जो कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं आपके। च, छ, ज, झ, य, चुलमा, ये चुलमैया दिखाई दे रहा है। और श, ये वर्ड आपके कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं आपके। और कंठ से क, ख, ग, घ, य, ये बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे क वर्ड, च वर्ड, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, हर किसी का वर्ग अलग अलग है। इनको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन क्लासेज में, आप लोगों को आगे दोबारा पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इसको इसी प्रकार से याद करते जाइए, ताकि आपको एग्जाम पेपर बनाने का तरीका आ जाए और ये माइंड में आ जाए कि पेपर हमारा इस प्रकार से आने वाला है। ये ड्राफ्टिंग हो जाएगी आपके आज पेपर देखने के बाद में। इसके बाद आपको हिंदी का एक पेपर और कराऊंगा। कौन सा वर्ण अमोघ है, अघोष है? 2 तरह के वर्ण होते हैं, सघोष और अघोष होते हैं। क है, ग है, घा है या जा है। तो ये तो मैं 2 मिनट बताया था आपको। अघोष केवल का है। क्या है? अघोष केवल का है। कुछ नहीं करना है आपको। जिनमें स्वर तंत्रियां होंगी वो घोष होंगे, जिनमें स्वर तंत्रियां नहीं होंगी वो आपके सघोष होंगे आपके। तो वो कह रहा है अघोष पूछ रहा है आपसे। अघोष में आपके ये क, ख, यहां से च और छ, ट और ठ, ये त और प, ये और आपके प और फ, ये इसको थोड़ा सा ता के बाद में सही कर लेंगे यहां से। थक, त, थ, ट के बाद ठ, ये वाले, ये 5 को यहां से। इसके अलावा श, श और श, ये वाले, इन सारे वर्णों क्या कहते हैं हम लोग? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अघोष कहते हैं। याद कर लेंगे इनको आपके। और स्वर तंत्रियां इनमें होंगी। क्या होंगी? स्वर तंत्रियां जिनमें होंगी, स्वर तंत्रियां जिनमें होंगी। इतना कर लेंगे याद, शॉर्ट में याद कर लेंगे। यानी कि इसके अगले वाले वर्ग है तीनों। तो क ख है तो ग, घ और य, ये वाला, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये वाला, त, थ, द, ध और न। और कौन सा आपके? कौन सा रहेगा? ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, ये वाला। इतने सारे वर्णों को ये वाले काय में आएंगे आपके, ये स्वर तंत्रियों में आएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और कर लेंगे इनमें, ये कौन से हो जाएंगे? घोष, घोष हो जाएंगे। इन्हीं को बोलते हैं सघोष, इन्हीं को बोलते हैं सघोष, इन्हीं को बोलते हैं सघोष बोलते हैं। और इन्हीं में आ जाएंगे य, र, ल, व और ह। यहां से इन सारे वर्णों क्या कहेंगे आप लोग? इन सब वर्णों को हमारे यहां पर क्या कहा जाता है?
ये सारे वर्ण काय में आएंगे आपके, ये सारे वर्ण आपके आएंगे सघोष या घोष में आएंगे, और ये वाले काय में आएंगे, ये आएंगे अघोष में। तो क्या पूछ रहा, अघोष पूछ रहा, तो क्या आ गया, का आ गया। ऐसे लड़के जाएंगे इनको, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष में आएगा, और तीसरा चौथा पांचवा ये आएगा आपके घोष वर्ण में आएगा। तो पहला दूसरा अघोष में, दूसरा तीसरा चौथा ये जो वर्ग आएंगे आपके जो है, तो 5 वर्ग है हमारे, क च ट और त और पा, ये 5 हमारे यहाँ। ऐसे पांचों में पहला और दूसरा जो वर्ग आएगा ये आपके अघोष में, और तीसरा चौथा पांचवा आपके सघोष यानी कि घोष में। इस तरह प्रश्नों को यहां से देख कर जाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। यहां से क्या उपहार है, ग्रंथ है, मस्तक है, रचना है। पूछ रहा है आपसे कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ रहा है हमसे। तो सही उत्तर क्या है इसका, रचना। कौन सा सही है, रचना हमारा स्त्रीलिंग है, क्योंकि उपहार हमारा पुल्लिंग है, ग्रंथ हमारा पुल्लिंग है, मस्तक हमारा पुल्लिंग वर्ड है, लेकिन रचना क्या है हमारे यहाँ पर स्त्रीलिंग वर्ड है। यहां से इस क्रम में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि मेल है। क्या इच्छा है, राष्ट्र है, रक्षा है या योग्यता है। सही उत्तर क्या, क्या पुल्लिंग शब्द आपका राष्ट्र है। क्या है, राष्ट्र, यानी इच्छा हो रही है, इच्छा क्या है, स्त्रीलिंग है, रक्षा करनी चाहिए आपके क्या है, स्त्रीलिंग है, और योग्यता होनी चाहिए क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, राष्ट्र क्या है हमारा, ये पुल्लिंग वर्ड है हमारे यहाँ पे। इस क्रम में अगला हमारा, किस शब्द का प्रयोग सदा हमेशा बहुवचन में ही होता है। कौन सा, लड़का है, घोड़ा है, प्राण है या वधु है। तो अब जानना चाहिए, प्राण शब्द का हमेशा प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। इसके प्राण निकल गए हैं, हम ये नहीं बोलेंगे प्राण निकल गए है नहीं बोलेंगे, इनके प्राण निकल गए हैं। तो प्राण शब्द हमेशा होता है, जबकि प्राण एक ही वर्ड है, लेकिन निकल गए बहुवचन क्रिया आएगी। प्राण निकल गए हैं, लड़का जा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, वधु आ रही है, सिंगुलर की क्रिया आ रही है सब में आपके, घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन प्राण निकल गए हैं। प्राण बहुवचन में, देखने में एक वचन है, लेकिन हमेशा बहुवचन में ही आता है। रट कर जाएंगे यहां से इसको। इस समय हमारा अगला प्रश्न है ये रहा, ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता, कर्म, करण, ये इन कारक चिन्हों को याद कर लेंगे सबको। कर्ता ने, कर्म को करण से रट कर जाएंगे इसको। तो क्या है, कर्ता ने, क्या है, कर्ता ने, ये रट कर जाएंगे। क्या है ये सारे कारक चिन्ह हैं। मेरे सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से देख कर जाएंगे यहां से, कर्ता ने। इसका अगला प्रश्न है आपके, इनमें सर्वनाम कौन सा है। मैंने पढ़ाया है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, शब्द रूप क्या है, सब पढ़ा दिया मैंने आपको। तो पूछ रहा है सर्वनाम, घर है, आप है, पहाड़ है, नदी है। तो सर्वनाम पूछ रहा है, कर जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या वर्ड है, आप। क्या वर्ड है, आप। ये वर्ड क्या है, सर्वनाम है यहाँ पर आपके, यह वह, ये सब सर्वनाम वर्ड है आपके। आप यहाँ पर सर्वनाम वर्ड है यहाँ से। इस क्रम में अगला प्रश्न है, कौन विशेषण है इनमें से, लंबाई, बुढ़ापा, समझ के शांत। तो आप जानते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं क्या कहलाएंगे, विशेषण। अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो शांत वर्ड क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर विशेषण है, जो शांत आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। लंबाई है, ये संज्ञा है, बुढ़ापा है, ये संज्ञा है। तुम्हें समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सब वर्ड संज्ञा में आएंगे, शांत में काय में आएगा आपके, ये वर्ड आपका विशेषण में आएगा आपके। ऐसा वर्ड आता है कि कौन सा वर्ड संज्ञा है, कौन सा वर्ड सर्वनाम है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट भी करते रहिए। पहली बार आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मुझे बताइए कैसी आपको हिंदी लग रही है आपके। इसकी विस्तार वाली क्लास में आपको आगे आने वाले दिनों में कराऊंगा, क्योंकि समय के अभाव में अभी करा नहीं पाया हूं। लेकिन आगे जो भी पेपर आएंगे वहां पर हिंदी वाली क्लास आपको रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर एक तरफ से कराऊंगा आपको, शुरू से लेकर वर्ण से लेकर के और अंतिम हिंदी साहित्य के विकास तक की यात्रा को ऑनलाइन भी डेली आधा घंटा कराऊंगा। फिलहाल समय नहीं रहा, इसलिए जीएस वाले पार्ट करा पाया हूं, और अभी अंतिम दिन में आपके हिंदी का एक पार्ट और लूंगा। उसके बाद मैराथन क्लास कराऊंगा आपके एग्जाम से 17 तारीख से पहले, यानी 16 तारीख को एक छोटी सी मैराथन क्लास होगी, लेकिन वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो क्लास 2 घंटे के लगभग होगी आपके, और वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने जा रही होगी। इस क्लास में हमारा जो अगला पार्ट है वो ये है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या गिरना है, बोलना है, सुनाना है या कहना है। जो प्रेरणा प्रदान करे कौन सी है, वो सुनाना है। कौन सा है, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सोना और आपको सुलाना और सुलवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना, सुनना, सुनाना और सुलवाना, ये वाला। तो ऐसे वर्ण हमारे पास आते हैं। ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सब क्रिया प्रेरणार्थक नहीं होती हैं आपके। इसका सही उत्तर आपके सुनाना होगा यहां से। इस समय अगला हमारा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी,
वाक्य का काल कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या संभाव्य वर्तमान काल है। सही उत्तर क्या, लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी इसमें पूर्ण कार्य कर रहा है वो वर्तमान में, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसमें अगला प्रश्न है, ये बीजक किसकी रचना है, कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसी की। ये सारे दिग्गज हैं। कबीर की रचना कौन सी है, ये सही उत्तर इसका बीजक, इनकी रचना है। जायसी कौन सी है, पद्मावत कौन सी है, मैंने आपको जीएस वाले पार्ट में भी कराया, पद्मावत है इनकी। सूरदास की कौन सी, बहुत सारी है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, बहुत सारी हैं। तुलसीदास जी के आपके जो बहुत फेमस है रामचरितमानस, जो कि कालजयी पुस्तक है आपके, ये तो बहुत महत्वपूर्ण। रामचरितमानस जिसमें राम सीता के चरित्र का जो गुणगान किया गया है, वो भारत के हर बच्चे के लिए एक आदर्शमयी पुस्तक है और प्रेरणा स्रोत है आपके पूरे भारत के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, बीजक का सही उत्तर इसका कबीरदास जी। अगर ये आए तो जायसी पद्मावत, सूरदास सूर सारावली, तुलसीदास रामचरितमानस, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें और भी हैं। इस क्रम में अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आपके भीष्म साहनी। तो क्या सही उत्तर है इसका, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपके लिए ये रहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपके जयशंकर प्रसाद नाटक में आपको पढ़े होंगे आपने, चंद्रगुप्त में भी इनका नाटक दिखाया हुआ है आपके। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं आपके, और ये किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो आप यहां से याद करके जाएंगे। भारत दुर्दशा, इस क्रम में देखें कामायनी के एरा रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस है, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत निराला या महादेव वर्मा। तो कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है आपके, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा आंसू भी इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है, जो हमारे एग्जाम कई बार पूछी जाती है। कामायनी है, आंसू है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गोदान, ये किसका उपन्यास है, क्या ये यशपाल का है, क्या प्रेमचंद का है, भीष्म साहनी या अमरकांत। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं कि मुंशी प्रेमचंद गबन और गोदान और कई सारे ऐसे उपन्यासों चलते अमर हो गए आपके, जिनका बहुत बहुत कर्म भूमि है, रंग भूमि है। ये भी नहीं कहीं कर्म भूमि आएगा या रंग भूमि आएगा, इनको भी आप देखकर जाएंगे। कर्म भूमि है, रंग भूमि है, ये रंग भूमि है, गबन है, गोदाम है, बहुत सारे आपके इनके उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, और इनका जो नाम है वो धनपत राय है। इनको आपके उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है प्रेमचंद जी को। इसमें आप आगे देखेंगे, ये प्रश्न है 33 से लेकर 37 तक, याद देखेंगे थोड़ा सा, ये आपके थोड़ा समझने वाला मामला है, यहाँ पर इसको समझाएंगे। एक पेपर में आपके इस तरीके से आएगा, एक गद्यांश आएगा, नीचे उसके प्रश्न होंगे, पहले ढंग से पढ़ेंगे बड़ी तेजी से इसको। देखो, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, ये वाला। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है, यहां देखेंगे आप लोग, खेलों का। ये वाला वह क्षेत्र कौन सा, खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। कोई से मतलब है आपके जीते हैं हमने, लेकिन यहां मतलब है बड़े पैमाने पर छोटे छोटे राष्ट्र जीत जाते हैं। हमने कुछ स्वर्ण पदक जीते हैं, हॉकी में जीता है सामूहिक तौर पर, और जो इंडिविजुअली जीता है व्यक्तिगत तौर पर, वो 2 स्वर्ण पदक है हमारे पास। एक अभिनव बिंद्रा का है और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। यहाँ का मतलब कोई ये ना समझे ये कोई एक पैरा है समझाने के लिए। कोई भी स्वर्ण पदक से मतलब ये नहीं जीता ही नहीं है, जीता है लेकिन वो इक्का दुक्का जीते हो, कोई महत्वपूर्ण नहीं है आपको होता है। कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी खेलकूद के क्षेत्रों में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। यानी हॉकी में हम दिग्गज हुआ करते थे आपके। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है आखिर? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी है। खिलाड़ियों के इन सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा
अभाव या कुछ और प्रतियोगिता में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे सरसरी निगाह से। अब जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इसी गद्यांश से आपको मिलेंगे, इनके उत्तर और किस प्रकार मिलेंगे वो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर सामने। जैसे गद्यांश का वो पूछ रहा है, इस गद्यांश का वो कह रहा है आपसे यहां पर कि जो दिखाया है आपको ये वाला गद्यांश, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, बेहतरीन शीर्षक बताना आपको। पढ़ तो आपने लिया ही है इसको। वो कह रहा है इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, क्या स्वतंत्रता प्राप्ति है, खेलों का गिरता स्तर है, या ओलंपिक पदक है, या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। क्या है राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, ये थोड़ा राष्ट्रीय यहां पर सही कर लेंगे इसको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, राष्ट्रीय क्या है इसका। तो आप देख रहे होंगे जो हमने पूरा पढ़ा क्या है यहां पर, ये पूरा दरअसल खेलों के गिरते स्तर को ये बता रहा है। इसका बेस्ट टाइटल क्या होगा, खेलों के गिरते स्तर को ये पैसेज हमारा स्पष्ट कर रहा है। ये आपको देख के मालूम पड़ गया होगा, मेरे पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, किस विषय पर बात कर रहा हूं। इस क्रम में दूसरा हमारा गद्यांश का प्रश्न है आपके सामने, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। यानी आपके जो खेलों का जो स्तर गिर रहा है उसका कारण क्या नहीं है। क्या दोषपूर्ण नीतियां, बिल्कुल है, इनके चलते हमारा स्तर गिर रहा है। क्या संघों गुटबाजी है, बिल्कुल है, संघों गुटबाजी होते से हमारा स्तर गिर रहा है। क्या सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल सही बात है, सुविधाओं का इतना अधिक अभाव है, इसके चलते हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है कारण नहीं है, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये वाला इसका सही उत्तर क्या है, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। यानी हमारे यहां आज भी खेलों के लिए वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो हकदार हैं, इस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। ये पैसेज कह रहा है आपके यहां पर ये वाला। इस क्रम में हमारा जो अगला है ये वाला, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। आप देख रहे होंगे यानी आखिर खेलों में ऐसा क्या है जिसका बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं आपसी गुटबंदी से खेलों पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और खिलाड़ियों को सुविधा दोगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, अभ्यास कराएंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, और खिलाड़ियों को सम्मान देंगे तो बहुत बहुत अच्छा कर जाएंगे। क्योंकि जो खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है, मान मिलता है, तो ये खिलाड़ी जी जान से जुट जाते हैं और अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है दुनिया के छोटे छोटे राष्ट्र हैं वहां उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, वहां गुटबंदी का अभाव है और सम्मान मिलता है, इसीलिए वहां स्वर्ण पदकों की लाइन लग जाती है। जापान जैसा छोटा राष्ट्र आपके कितना भारत से आगे, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, यूरोपीय राष्ट्र जो हमारे कई राज्यों के समकक्ष, कई जिलों की आबादी के बराबर भी वहां की जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी खेलों में वो हमसे बहुत आगे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण कई सारे आपके यहाँ हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, खेल नहीं है, कृषि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज खेल नहीं है, यानी जो हमारा गद्यांश कह रहा है उसके अनुसार हमारी राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं है, खेल नहीं है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, लेकिन इसके अनुसार, इस पैसेज के अनुसार खेल नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है सीरीज का, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा की जाती है, दोषपूर्ण नीति आए, या खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। यानी कि जो खेलों में जो छोटे कमजोर राष्ट्र हैं वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं, आपसी गुटबंदी है, बिल्कुल नहीं है, खिलाड़ी उपेक्षा की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती है, वहां दोषपूर्ण नीतियां बिल्कुल नहीं है। तो वह क्या किया जाता है, वहां खेलों को राष्ट्र सम्मान, यानी कि वहां पर खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया गया है। वहां बहुत आगे इसलिए कि वहां खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्ता दी गई है, उन्हें सम्मान दिया गया है, उन्हें मान दिया गया है, उन्हें न सिर्फ सुविधाएं दी जाती हैं बल्कि उनको भरपूर उतना पैसा भी दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके चलते वो खिलाड़ी बढ़ चढ़ करके खेलों में भाग लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया के छोटे छोटे यूरोपीय राष्ट्र वो कहीं ना कहीं भारत से बहुत बेहतर कर रहे हैं खेलों में। ये किसी छिपा हुआ नहीं है कि आज दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र
खेलों में भारत से बहुत आगे हैं, और इसको देखना हो तो आपको ओलंपिक खेलों में या अन्य एशियाई खेलों में हम लोग देख सकते हैं। चीन जैसा हमारा राष्ट्र जो हमारा पड़ोसी भी है आपके, वो भारत से खेलों में बहुत आगे। जापान जैसा एशियाई राष्ट्र भारत से बहुत आगे। आपका कोरिया, दक्षिण कोरिया छोटा राष्ट्र, उत्तरी कोरिया इवन, वो भी हमसे खेलों में आगे चल रहे हैं, जबकि वहां पर अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। तो ऐसा ये मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से एक खाका खींचने का प्रयास किया है आपके लिए। मैराथन क्लास 16 तारीख को लेकर आऊंगा, यानी पेपर से जस्ट एक दिन पहले उस मैराथन क्लास को देखकर जाएंगे आप लोग। वो करंट और कुछ जीएस के विशिष्ट पहलुओं जुड़ी होगी आपके। इस चैनल को लगातार जुड़े रहेंगे, जो प्यार मिल रहा है आपको वो लगातार मिलता रहेगा। और हिंदी का एक क्लास आपके लिए और लाने वाला हूं, उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।